नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका पहुंचने का जो खबर हैं वो आ रही हैं। उनकी जो बाइडेन से जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी और क्वाड में जो समिट होना है वो भी होने जा रहा है। और 22 सितंबर के जो उनके कार्यक्रम है उसमें सबसे अहम जिस पर निगाह लगी हुई है वो है करीब 24-25 हजार भारतीयों का जमावड़ा, जहां पर प्रधानमंत्री संबोधन करने जा रहे हैं। कल तक की सूचना थी कि 24,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप समझ लीजिए, अमेरिका में इतनी भीड़ जुटना किसी नेता के लिए बिल्कुल आसान नहीं होता है और ये अतीत में भी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। मोदी जी का 3 दिन का दौरा है साहब, और जो बाइडेन से और दूसरे राष्ट्र प्रमुखों से उनकी बातचीत हो ही रही है। जो अमेरिका के सबसे बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। एक विशेष सेशन को संबोधित करने वाले हैं वो यूएन के, कुछ और उनके कार्यक्रम हैं। लेकिन 22 तारीख के इस भारतीय समूह के जमावड़े पर लोगों की निगाह क्यों लगी हुई है? क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी 10-11 दिन पहले अमेरिका पहुंच करके रायता फैलाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी और जो उनके पिट्ठू हैं, उनको बहुत कड़े शब्दों में जवाब देने वाले हैं। और केवल जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं, तो केवल राहुल गांधी और उनके इर्द-गिर्द जो एक मंडली है, चापलूस मंडली, केवल उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस डीप स्टेट की बात भी मैं कर रहा हूं, जिन्होंने 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता उलट दिया। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो सबके सामने है। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेताओं ने, इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोगों ने कुछ ऐसी हवा बनाने की कोशिश की थी कि जैसे जो बांग्लादेश में हुआ है वो कभी भी भारत में भी हो सकता है। राहुल गांधी ने कई झूठ बोले हैं अमेरिका जाकर के, सिखों के बारे में भी, जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर के भी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया अपने संबोधन में कि अगर ठीक तरीके से चुनाव होते, चुनाव आयोग अगर दबाव में काम ना करता मोदी सरकार के, तो इनकी 20 से 40 सीटें और कम हो जाती। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कई दूसरे इश्यूज भी हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। अनुपम जी, प्रधानमंत्री इधर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जब चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए गए, वो झारखंड गए तो वहां भी, महाराष्ट्र के वर्धा में भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, वहां भी हमने देखा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सभा करके गए हैं और जाहिर है आने के बाद फिर से वो प्रचार की कमान संभालेंगे। लेकिन इन 3-4 राज्यों के जो उनके सभाओं के वक्तव्य हैं, उससे ऐसा लगता है कि 100 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहे थे या इनकी आक्रामकता देख रहे थे, इनके झूठों की लिस्ट बना रहे थे। एकदम मोदी जी फट पड़े हैं और बहुत आक्रामक अंदाज में इनको एक्सपोज कर रहे हैं। और जो नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी थी खरगे साहब को, उसमें तो इनको पूरी तरीके से नेक्ट कर दिया। अमित शाह भी जम्मू कश्मीर हो या दूसरे राज्य हो, वहां बहुत आक्रामक तरीके से इन पर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने कह करके इनको पूरी तरह एक्सपोज किया है कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हों कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तो हमारा एजेंडा आगे चला रहे हैं अपने घोषणा पत्र के जरिए, तो उसके बाद कहने को कुछ रह जाता है क्या? औकात ये ऐसा नहीं है कि कोई वो किसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। नरेंद्र मोदी साहब ने लगातार बार-बार कहा था कि मैं इकोसिस्टम तोड़ूँगा।
आप मान के चलें कि उस इकोसिस्टम के टूटने की शुरुआत है, जहां भाजपा बहुत आक्रामक नजर आ रही है। इकोसिस्टम क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि वो 2-4 हैंडल्स के ज़रिए ही इकोसिस्टम बनता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार घर-घर 11 किलो चावल देती थी, जिसको भाजपा ने काट के 5 किलो कर दिया। अब आप बताइए क्या करेंगे आप इतने बड़े झूठ का? इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिसने 60 साल शासन किया, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा होकर झूठ बोल रहा है कि कांग्रेस लोगों के घर में 11-11 किलो चावल पहुंचाती थी, भाजपा ने उसमें से 6 किलो काट लिया और 5 किलो कर दिया। कांग्रेस क्या करती थी मैं बता रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लाखों टन अनाज सड़ रहा है, इसको आप गरीबों में बांट दें, तो मनमोहन सिंह सुप्रीम कोर्ट पे ही चढ़ गए। उन्होंने कहा आप अपनी हद में रहें, हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है, कि ऐसा सिस्टम बन ही नहीं सकता कि इतने लोगों को अनाज बांट दिए। देखिए सिस्टम भी बढ़ गया, अनाज भी बढ़ रहा है। तो लेकिन जब वो काम वो नहीं कर पाए, तो वो दूसरा काम कर रहे हो, तो कह रहे हम तो सब 11 किलो अनाज बांट रहे हैं। तो झूठ की कोई सीमा नहीं, इंतहा, इंतहा ही नहीं है। इंतहा, हाँ हाँ, इंतहा ही नहीं है। दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं कि भाजपा और मोदी अग्रेसिव है, उसका सबसे बड़ा सबूत देखना है तो जाके आज राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पे देखें। मुझको मिसकोट किया गया, मुझे गलत समझा गया, सरदारों को लेके जो मैंने कहा था उसकी गलत व्याख्या करी भाजपा ने, भाजपा मेरी बात को घुमा फिरा मतलब क्या भाई? साफ साफ बोल रहे हो, साफ साफ बोल रहे हो कि वहां पे सरदारों को पगड़ी लगाने भी दिखे। मैंने आपके चैनल पे भी सब कई बार कहा कि ये बयान इनका। पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, और ये अभी भी मतलब उस पर जो है एक ऐसी सफाई नहीं नहीं दे रहे सर, हैं जो किसी के गले के नीचे ना स- उतरे। सफाई नहीं उनका, वो माफी मांगने का उनका अपना अंदाज है कि साहब हमको गलत मिसको। आप तो जानते हैं साहब, ये तो 50 साल पुराना एक अंदाज है राजनीतिक दलों का माफी मांगने का। तब हमको मिसकोट किया गया। और मैं आपके चैनल पे लगातार कई बार इस बात को कह चुका हूं कि राहुल गांधी का ये अमेरिकी दौरा उल्टा पड़ गया, और सिखों को लेके उनका बयान तो बहुत भारी पड़ गया। पूरे भारतवर्ष में नहीं, सारी पूरी दुनिया में उनको सिर्फ पन्नू मिला अपनी बात का समर्थन करने के लिए, और कोई नहीं मिला। और तो और जो एसजीपीजीआई से बयान आते थे, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीजी से, वो भी नहीं आया। तो आप क्या पागल जैसी बात करें, इनका क्या जवाब दे? तो माय पॉइंट इज कि राहुल गांधी की जो आज सफाई है, राहुल गांधी का जो आज 1.5 पन्ने का लेख लिखा है उन्होंने कि साहब हमें मिसकोट किया गया, हमें गलत समझा गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये दिखाता है कि इस बार अग्रेशन कैसा। और राहुल गांधी तो हमेशा अमेरिका जाते रहे हैं, और राहुल गांधी के बारे में तो मैं बताता रहा हूं कि आरटीआई बताती कि 4 साल में 250 दौरे, 247 दौरे, साल में 65 दौरे, महीने में 5 दौरे कर रहे हैं। इतने दौरे मैं कहता हूँ इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट नहीं करते हैं विदेश का। तो वो तो इतने दौरे कर रहे हैं, लेकिन ये दौरा उनपे बहुत भारी पड़ गया। अच्छा, जहां तक आप और देखें, खड़गे साहब चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को। अब चूंकि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भले नाम के हैं, कठपुतली हैं, बेइज्जत होते रहते हैं, सोनिया गांधी के सामने खड़े हो जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन लेकिन है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनको जवाब भी गया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। अब प्रियंका गांधी कह रही मोदी ने खड़गे की बेइज्जती कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष टू राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब गया कि मोदी ने उन्हें खुद जवाब देना। बेइज्जती क्या होती है? मैंने अपने चैनल घूमता आईना पे 2-2 3-3 वीडियो डाले हैं इस पे। सोनिया गांधी आके बैठ गई और खड़गे, और राहुल गांधी बैठ गए और खड़गे खड़े हैं तो खड़े हैं कि साहब जब तक बिल्कुल। मैडम कहेंगे नहीं हम बैठेंगे नहीं। सोनिया धूप पे खड़ी तो खड़गे छाता लेके खड़े हैं। सोनिया बड़ी कुर्सी पे बैठ रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे छोटी कुर्सी पे बैठ रहे हैं। और तो और मैंने एक ऐसा वीडियो भी शेयर किया घूमता आईना पे, जहां पे दिखाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलती से बड़ी कुर्सी पे बैठ गए, तो सिक्योरिटी वाले ने प्रधानमंत्री को उठा दिया। ये बिल्कुल। तो सोनिया पीछे हाथ बांधे खड़ी, उठाओ इसको। जो उठा के उनको अलग किया गया तो सोनिया उसको ये होती है बेइज्जती। बेइज्जती नहीं, जलालत, जिसमें जलील कर देना। और यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और प्रियंका कह रही बेइज्जती हो गई। तो देखिए साहब, इन बयानों में कोई दम नहीं है, और ये तो एकदम इसका कोई ना सर है ना पैर है। लेकिन वही बात है कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि इस देश में एक जनसंख्या ऐसे लोगों की भी है जो लड्डू में गोमांस मिलाना चाहते हैं,
जो हिंदुओं को हर हाल में और हिंदुओं में एक जनसंख्या ऐसे लोगों की है जिनको हर हालत में अपने ही धर्म से, अपने ही समाज से, अपने ही देश से कुछ दिक्कत आ रही है। तो अब साहब क्या ही कहा जाए, तो अब राहुल गांधी के वो फॉलोअर तो बने ही रहेंगे, केजरीवाल के वो फॉलोअर तो बने ही रहेंगे। ओंकारी प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे पर तो सबकी निगाह लगी ही है और वो 22 सितंबर को जवाब भी देने वाले हैं, बहुतों को जवाब देने वाले हैं। अमेरिका में अरे भी जो एक एक डीप एक स्टेट। एक एक एक, एक चीज सर मैं आपको जोड़ दूं आपकी बात पे कि राहुल जी गांधी जी। का जो दौरा था, राहुल गांधी का जो दौरा था, वहां जाके वो चीन के लिए बैटिंग कर रहे थे। यस। और नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो क्वाड के लिए है, जो चीन के खिलाफ बैटिंग हो रही है। ये भी बड़ा मजेदार सही। है। नेता विपक्ष जाता है चीन के लिए बैटिंग करके आता है अमेरिका में, और फिर प्रधानमंत्री जाता है चीन के खिलाफ घेराबंदी करने। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 भाषणों के कुछ अंश सुनवाता हूं साहब। इनका एग्रेशन देख लीजिए। और जो वो योगेंद्र यादव ने कहा था ना एक बार कि हमने तो 13 महीने के आंदोलन में अखिलेश यादव के लिए पिच तैयार की थी। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोदी जी कोई पिच तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनके इस एग्रेसिव तेवरों को देख लीजिए बस एक बार। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। अनुपम जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर के हमले हैं कांग्रेस के प्रथम परिवार पर भी, कांग्रेस पर भी, उसकी रीतियों नीतियों पर भी, ये तो अपनी जगह है। और जो उन्होंने कहा है कि इतनी बेशर्म, इतनी मक्कार और जो झूठ बोलने वाली, झूठ की भी पराकाष्ठा। मैं शो से पहले आपसे जो जिक्र कर रहा था, देखिए ये वो फोटो है 4 जून का, जो राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, सोनिया गांधी का और प्रियंका गांधी वाड्रा का था। रिजल्ट आने के बाद इनके चेहरों पर मुस्कान इसलिए फैल गई थी क्योंकि इनकी 52 से 99 सीटें आ गई थी। और राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था उसी दिन। ये वो ट्वीट है जो इन्होंने अभी भी पिन किया हुआ है बिल्कुल ऊपर की तरफ। इनके ट्विटर हैंडल पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है, भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को बधाई। एक तरफ तो आप विनिंग का पोस्चर बना करके फोटो जारी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये ट्वीट आप भेज रहे हैं
और संविधान और लोकतंत्र की प्रशंसा कर रहे हैं, मतदाताओं की, अपने कार्यकर्ताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अमेरिका में जाकर के झूठ बोलते हैं कि चुनाव आयोग तो मोदी सरकार के प्रेशर में काम कर रहा था, यानी भारत में निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुए हैं। देखिए साहब, ये चुनाव आयोग और चुनाव को जो घेरने वाली बात थी बांग्लादेश से इनकी वो बढ़ गई, जिसे कहना चाहिए एक उम्मीदें बढ़ गई कि बांग्लादेश के भी चुनाव को पहले आपने कह दिया कि निष्पक्ष नहीं है, और उसके बाद शेख हसीना के साथ जो हुआ तख्ता पलट हुआ। मैं बार बार समझाता हूँ कि भैया राहुल गांधी जी आप भी समझ लें, अमेरिका भी समझ ले और बाकी लोग भी समझ लें कि भारत बांग्लादेश नहीं है, भारत पाकिस्तान भी नहीं है, भारत अफगानिस्तान भी नहीं है, भारत ईरान नहीं है, इराक नहीं है, सीरिया नहीं है, लीबिया नहीं है। भारत आप क्या समझ रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इस तरह के ख्वाब देखना आप बंद कर दें, पहली बात। दूसरी बात, जिस सरकार से ये तवक्को थी, जिस सरकार से ये उम्मीद थी, जिस सरकार से ये अपेक्षा थी कि वो लंगड़ी होगी और लंगड़ा लंगड़ा के चलेगी, वो सरकार जिस रिकॉर्ड गति से वक्फ बिल पे जेपीसी की मीटिंग पे मीटिंग करा रही है, मीटिंग पे मीटिंग करा रही है साहब, 4-5-6 मीटिंग हो चुकी, अब तो डेली के हिसाब से मीटिंग हो रही है। मतलब किसी ने सोचा था जब ये जेपीसी के लिए रिफर किया गया तो सब लोग कह रहे किया ठंडे बस्ते में। मैं हर चैनल पे, आपके चैनल में, मैंने कहा बिल्कुल ठंडे बस्ते में नहीं जा रहा, क्योंकि जेपीसी की मांग नहीं हुई थी। जेपीसी तो सरकार ने, किरण रिजिजू ने खुद ही रिफर कर दिया, इसके विपक्ष तो कह भी नहीं पाया, बोल भी नहीं पाया, इन्होंने खुद ही रिफर कर दिया। तो मैं बात साहब बड़ा सीधा सोचा समझा हुआ एक दांव लग रहा है भाजपा का, और आप मान के चलें कि अगले सेशन में आप इसको वापस पार्लियामेंट में बिल को देखेंगे। तो मतलब वक्फ बोर्ड जैसा मामला जो 10 साल में आपने नहीं छुआ, उसको आपने 240 सीट से छू लिया, 240 सीट से छू लिया, 240 सीट पे खड़े होके डंके की चोट पे कह रहे हैं साहब CAA लागू होगा, एनआरसी लागू। और सोचे, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, एक देश एक चुनाव के लिए 2/3 बहुमत पे बात बनेगी। आप सोचिए 240 सीट पे खड़े होके भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही। मतलब जिस तरह के बड़े बड़े फैसले वो आपको 303 सीट पे लेते नजर नहीं आए, वो फैसले आपको 240 सीट पे लेते लग रहे। आप देखिए बात बौखलाहट क्यों है। बौखलाहट पहले बौखलाहट था कि साहब 240 सीट आ गई और अब भाजपा की सरकार ही नहीं बन पाएगी, कोई साथ ही नहीं जाएगा, तो चले गए लोग। फिर कहा नहीं नहीं साहब, अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये मंत्रालय मांगेंगे, वो मंत्रालय मांगेंगे, स्पीकर का पद मांगेंगे, किसी ने कुछ नहीं मांगा। फिर कहा साहब अच्छा हो सकता है कि भाजपा के अंदर से रिवोल्ट हो जाए, भाजपा के अंदर से रिवोल्ट हो जाए और मोदी को हटा दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। अब जैसे आज देखिए नरेंद्र मोदी का नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू वायरल है। उन्होंने, गडकरी ने कहा कि राजा को आलोचना बर्दाश्त करना आना चाहिए। अरे पहले आप देखिए सवाल क्या हुआ था, ये तो देखें आप। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, नितिन गडकरी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे नेता हैं, उनके नेतृत्व में ही हमने सरकार चलानी है। वो सब आप दबा गए। उनसे आप पूछ रहे हैं कि साहब इतनी आलोचना हो रही है, तो क्या आलोचना राजा को बर्दाश्त करना चाहिए, उन्होंने क्या गलत कहा? तो वो गडकरी ने प्रहार कर दिया, गडकरी ने प्रहार कर दिया, तो इस तरह करके परेशान है। कभी चंद्रबाबू नायडू पे उम्मीद है, तो कभी नीतीश कुमार पे उम्मीद है, तो कभी गडकरी पे उम्मीद है, तो कभी चिराग पासवान पे, सब पे भरोसा करने की, क्योंकि खुद किसी लायक नहीं है, तो इसीलिए बारी बारी सबके कंधे पे बंदूक सटाई जा रही है, हर कंधा झटक दे रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि इनको उम्मीद थी कि हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया। यहाँ पे वो आत्मविश्वास नजर आ रहा है जो 303 सीट पे नहीं आया। देखिए ओंकार जी, मैं अगर गलत कहूंगा तो आप मुझसे सीनियर हैं, आप जानते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, कुछ गलत हो तो जरूर टोकिएगा, पर मुझको लगता है कि मोदी भी कहीं जिद पे आ गए हैं कि अब तुमको मेरी 240 सीट हल्की लग रही है भाई, तो मैं तुमको 240 सीट पे वो करके दिखाऊंगा जो 303 सीट पे नहीं हुआ। ओंकार जी। अनुपम जी, मैं इससे आगे की बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा है, ये क्या पूरी डीप स्टेट को, अमेरिका में बैठे हुए भारत विरोधियों को और उन तमाम षड्यंत्रकारियों को जवाब देने के लिए नहीं तय किया गया है? ये जो 22 तारीख की उनकी संबोधन है, जिसमें करीब 25,000 भारतीयों को बुलाया गया है,
ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन नहीं है और ये नहीं है कि हम आपकी जमीन पर आकर के आपकी आंखों में आंखें डाल करके जवाब देने में आज सक्षम हैं। अगर आप ये साजिशें रच रहे हैं यहाँ बैठ करके और ये ख्वाब देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, इराक का भुस भर सकते हैं झूठ बोल करके कि रासायनिक हथियार हैं, या जिस तरीके से आप बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरा सकते हैं, भूल जाइए कि आप भारत में ऐसा कर सकते हैं। और उनके जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आना कि अगले हफ्ते मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात होगी कि नहीं होगी वो छोड़ दें, और वो मुलाकात होगी तो किन संदर्भों में और किस अंदाज में होगी वो भी हम अभी देखेंगे कि 3 दिन के दौरे के दौरान वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पर नरेंद्र मोदी का वहां पर जाना, और जिस समय हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह के लिए, उस समय खबर आ रही है कि वो डेलावेयर पहुंच चुके हैं, जो बाइडेन के घर पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। तो अमेरिका पहुंच करके एक संदेश सीधे सीधे देना और अमेरिका के डीप स्टेट को देना, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। देखें, ऐसा है कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, लिबरल पार्टी से आते हैं, कमला हैरिस को मुसलमान वोट तश्तरी पे रख के वैसे ही मिलते हैं और मिलेंगे जैसे यहाँ अखिलेश यादव को मिलते, समझिए, वो मिल नहीं है जैसे राहुल गांधी को वैसे मिलते। क्वाड की ये मीटिंग अमेरिकी सरकार ने चुनाव के ठीक पहले सिर्फ इस उम्मीद के साथ रखी थी कि साहब नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, जो बाइडेन से हाथ मिलाएंगे, उनके साथ गर्मजोशी से गले मिलेंगे, उनके घर खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं भारत वंशियों के कुछ वोट डेमोक्रेटिक पार्टी से आ जाए, उसमें जुड़ जाए। मुस्लिम वोट तो उन्हें मिलने हैं, वो सिर्फ हिंदू वोट और भारत वंशियों के वोट लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा था। अब वहां पे मोदी ने उसमें एक चीज और जोड़ दी खुद से, ऐसा अब आ ही रहे तो अपने लोगों से मिल ही रहते हैं। अभी तो आप देखिए एयरपोर्ट पे ही कहते कितने, हाँ, अब इन्होंने, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि आएंगे तो ये अपनी अपनी मीटिंग करने लगेंगे यहाँ पे। तो अभी वो भारत में यहाँ की चुनाव मीटिंग करके गया, वहां जाके पिछली बार तो उन्होंने कहा भी था अब की बार ट्रम्प सरकार, तो अब वहां पे उन्होंने कहा अच्छा अभी आपने इनको, आप सोचिए एयरपोर्ट कितना शहर के बाहर और कितनी बड़ी मात्रा में भारतवंशी उनको रिसीव करने पहुंचे थे, कितनी बड़ी मात्रा। यहाँ तो लोग कहते हैं कि साहब वो पार्टी वाले ट्रैक्टर में भर के ले गए, पहुंचा दिए, पर वहां पे आप सोचें कि अमेरिका में कितनी बड़ी मात्रा में भारतवंशी एनआरआईज और तमाम लोग उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने, और क्या ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हो। तो अब जब वो पहुंच ही गए हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं, वो अपनी बात कह देंगे, बिना किसी को ऑफेंड किए कह देंगे। और अब तक जो नजर आ रहा है, देखिए जो बड़ी बात है ओंकार जी, मेरी अपनी जानकारी है, हो सकता है अभी तक हो गया हो, आगे हो सकता हो जाए, लेकिन मेरी जो अपनी जानकारी है कि कमला हैरिस भी नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक चाहती थी, एकदम अलग 1 to 1, और नरेंद्र मोदी ने उस मीटिंग को अवॉइड किया है। अब नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं, सरकार में क्वाड की मीटिंग होती है, प्रेसिडेंट से मिलेंगे जो बाइडेन से, और कमला हैरिस से नहीं मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिल लेंगे, और चुनाव हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, तो संकेत तो खुद ही चला जाएगा ओंकार जी। ऊपर से आप देखें, कुछ मुकद्दर भी देखें, अमरीकी कोर्ट से दोवाल के लिए सम्मन आ गया। अब ये ना भारतीयों को पसंद आ रहा है ना भारत वंशियों को पसंद आ रहा है कि आप क्या तमाशा बना दिया, हमारे एनएसए को आप तलब कर लेंगे, ये कैसा तरीका है, हमारे आप डिप्लोमेट्स को तलब कर लेंगे, मैं विदेश मंत्री को तलब कर लेंगे, हु डू यू थिंक यू आर। तो ऐसे में जो इन्होंने एक योजना बनाई थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कि चुनाव के ठीक पहले क्वाड के बहाने अपने यहाँ एक टाइम पे मीटिंग रख के और नरेंद्र मोदी के साथ पप्पी झप्पी हो जाएगी तो कुछ भारतवंशियों के वोट हमसे जुड़ जाएंगे। फिलहाल वो दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है ओंकार जी। झप्पी तो हो गई है, इस समय मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जिसके साथ झप्पी हुई वो चुनाव नहीं लड़ रहा। जी हाँ, और जिसको चुनाव लड़ना उससे मुलाकात भी नहीं हो रही। डेलावेयर में पहुंचे हैं। जो बाइडेन अपने घर के बाहर खड़े हुए थे
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने झप्पी डाल करके ही स्वागत किया है। लेकिन एक सूचना और भी है अनुपम जी, पता नहीं आप पुष्टि करेंगे या नहीं। जो इस समय बांग्लादेश के कार्यकारी हैं मोहम्मद यूनुस, वो भी चूंकि न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी अप्रोच किया था कि नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 मुलाकात हो जाए, और भारतीय दल ने, जो भारत का विदेश मंत्रालय है, उसने इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि मोदी जी का जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है, मुलाकात नहीं हो सकती है। तो ये एक मैसेज है बांग्लादेश को, और जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर बर्बरता और क्रूरता हो रही थी, उसको लेकर के एक पोजीशनिंग है भारत की और मोदी जी की। सर मेरी मेरी मुझसे ये न्यूज़ मिस हो गई, और अगर कहीं न कहीं भारतीय अधिकारियों ने मोहम्मद यूनुस को नरेंद्र मोदी का समय नहीं दिया है, तो फिर ये मैसेज नहीं है, स्नब है। जिसे कहना चाहिए ना, स्नब कर दिया एकदम। अ, एक एक झटका है, इसको मैसेज नहीं झटका मानिए। अलबत्ता नरेंद्र मोदी अगर मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलते तो ये तो डेफिनिटली उनके लिए एक बेइज्जती और झटका है। पर काश काश कि बांग्लादेशी टीम भी यहाँ क्रिकेट नहीं खेल रही होती। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो शायद इसलिए खेल रहे हैं और इसलिए भारत खेल रहा है कि विश्व चैंपियनशिप से ये श्रृंखला जुड़ी हुई है, वरना हो सकता है कि इस पर भारत सरकार स्टैंड ले लेती। अगले विषय पर बढ़ते हैं साहब। अगला विषय ये है कि राहुल गांधी दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी की राजनीति खेलते हैं, लेकिन हरियाणा में इनकी दलित लीडर कुमारी सैलजा का अपमान हो जाता है। उनको 90 में से केवल 4 टिकट मिलते हैं, और जो जाट राजनीति का परचम लहरा रहे हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं कि केवल जाटों के वोटों से वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 90 में से 72 टिकट जो है वो कांग्रेस पार्टी दे देती है। तो ये कैसा दलित का सम्मान करते हैं? देखिए, जब ये चुनाव की शुरुआत हुई थी ओंकार जी, और लोकसभा के अगर नतीजों को आप देखें 5-5, तो माना जा रहा था कि बड़ा करीबी मामला होगा और कांग्रेस को एज होगी। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, ऐसा लगता जा रहा है कि कांग्रेस सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल मारे चली जा रही है। और चाहे ये कुमारी सैलजा का मामला हो, चाहे विनेश फोगट का मामला हो, चाहे अ, अभी देखिए आज हुड्डा की सभा में एक व्यापारी नेता को लात मार दिया मंच पे। कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है, और कि जिससे ये कहा जा सकता है कि साहब इन्होंने पूरे चुनाव को सिर्फ एक जाटों पर टिका कर रखा। चुनावी इतिहास गवाह है कि जब ध्रुवीकरण होता है तो विपरीत ध्रुवीकरण भी होता है। यदि आप केवल आपने जाटों का पल्ला थामा, तो फिर सामने वाले छोर पे आपको जाट के अलावा और सब लोग नजर आए। मायावती भी वहां पहुंच चुकी हैं, आम जी आदमी हाँ। पार्टी भी पहुंच चुकी है, और ऐसे तमाम लोग हैं जो वहां पहुंच चुके हैं। और रही बात राहुल गांधी की, तो साहब राहुल गांधी कब से लोगों को इज्जत देने लगे, मैं तो समझ की बाहर है। उन्होंने कब किसको क्या इज्जत दी है, मैंने तो उनको बड़े करीबी, बहुत करीब से देखा है। मतलब अ, जो एरोगेंस है वो आप सोच नहीं सकते ओंकार जी, आप सोच नहीं सकते कि किस हद तक एरोगेंस है। और मल्लिकार्जुन खड़गे का ही मैं अक्सर हवाला देता हूँ। एक वीडियो उनका भी आया था जहां वो एक सभा में सुप्रिया श्रीनेत से कह रहे थे कि जिस समय राहुल और प्रियंका आते हैं तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कांग्रेसी मुझे वो धक्का दे किनारे कर देते हैं। तो बिल्कुल। वो पार्टी नहीं है, वो एक पारिवारिक, एकदम एक पारिवारिक, जिसे कहना चाहिए एक ट्रस्ट है। एक पारिवारिक ट्रस्ट है जिसमें नेशनल हेराल्ड से लेकर कांग्रेस का ऑफिस तक सब पे एक ही परिवार और एक ही मैडम का और युवराज का कब्जा है। और तमाशे की बात तो ये है कि राहुल गांधी के तकरीबन उनके पास बैगेज इतना ज्यादा है साहब, इतना ज्यादा उनके पास बैगेज है। मतलब जैसे आप प्रियंका गांधी कहती हैं कि इज्जत, प्रधानमंत्री ने इज्जत नहीं करी खड़गे साहब, राहुल गांधी ने अपने ही प्रधानमंत्री का अध्यादेश लाके फाड़ दिया, वो भी पब्लिक में। बिल्कुल। वो चाहते तो वो मनमोहन सिंह से कह के वापस भी करा सकते थे,
पर उन्होंने तो बेइज्जत करना ज्यादा। आपके पास वीडियोज आते हैं आप जिसमें देखते हैं सोनिया गांधी गाड़ी से उतरी, मनमोहन सिंह हाथ जोड़े रह गए, उन्होंने देखा तक नहीं मनमोहन सिंह। आपके पास वीडियोज है, आपने देखा है कि कोई फॉरेन विजिटर आता था, कोई फॉरेन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आता तो मनमोहन सिंह पीछे खड़े होते थे, सोनिया गांधी उनसे हाथ मिला के उनके बगल में बैठ जाती थी, ये बाद में पीए के जैसे आके बैठ जाते थे। ये सब तो दुर्भाग्य है साहब, बहुत ज्यादा दुर्भाग्य ये भी है कि ऐसा हो रहा है, और दुर्भाग्य ये भी है कि इतना कुछ करने के बाद ये इस तरह के बयान और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ओंकार। और हमें नहीं भूलना चाहिए, कुमारी सैलजा सोनिया गांधी की भी करीबी बताई जाती हैं, केंद्र में 2-3 बार मंत्री रह चुकी, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी, मनमोहन सिंह सरकार में भी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हरियाणा में, और कद्दावर नेता हैं, अंबाला से भी जीती, सिरसा और से भी जीती। और तमाम सफाई के बाद एकदम खामोश हैं, खामोश हैं, कुछ कह नहीं रही एकदम हैं, चुप है। यानी एक अनुशासित सिपाही की तरह जो हैं वो हैं। लेकिन इससे पहले एक और दलित का अपमान कर चुके राहुल गांधी, अशोक तंवर का। वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी हुड्डा की राजनीति के शिकार हुए थे और उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। पहले वो टीएमसी में चले गए, इसके बाद आम आदमी पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो अशोक तंवर एक और दलित नेता का जो है वहां पर अपमान हो चुका है। तो आप कैसी दलित राजनीति कर रहे हैं और दलितों पर सवाल पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कि साहब सेंट्रल की ब्यूरोक्रेसी में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं। आप खुद क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर? राहुल गांधी को खुद नहीं मालूम वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब अपमान करने की बात आती है तो क्या दलित और क्या गैर दलित कांग्रेस पार्टी को खास तौर से गांधी परिवार सबको एक नजर से देखता है, एक नजर से देखता है। मतलब आप देखें कि दक्षिण भारत में तो पार्टियों की स्थापना सिर्फ इस बात पे हुई कि राजीव गांधी गए और एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री को बेइज्जत कर दिया, आपको याद होगा। यस, तो वहां, यस। हाँ, तो हाँ, वहां और तो वो एयरपोर्ट पर ही रो पड़े थे भाई, हाँ, रो पड़े थे। चीफ मिनिस्टर वहीं रो पड़े थे। और पार्टी बनी और कांग्रेस को खत्म कर दिया उसने। हाँ, खत्म हो गई उसके बाद, वहां कांग्रेस बिल्कुल एकदम किनारे चली गई। हाँ, तो ये एरोगेंस कोई पहली थोड़ी ना है। वो अभी तक इंदिरा गांधी के युग में जी रहे हैं, अभी तक इंदिरा गांधी के युग में जी रहे हैं। और देखें नैरेटिव में बहुत दम है। आप बस ये है ना कि रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, उसी बात को आप रटे 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 आप लोगों को कभी कभी उसको बेच भी देते हैं। राहुल गांधी ने एक झूठे नैरेटिव को इतना दोहराया, इसीलिए इस समय भाजपा आपको इतनी एग्रेसिव है। अभी मैं देख रहा था, स्टालिन को देख रहा था, वो पेरियार जयंती मना रहे थे। आज सर मैंने एक शो किया, आपके शो के माध्यम से आपके व्यूअर्स को मैं कह रहा हूँ, घूमता आईना, मैंने आज पेरियार पे एक शो किया। जी अगर जी। समय हो तो जरूर देखें कि डीएमके की स्थापना पेरियार के विरोध में हुई थी। जिस समय पेरियार 70 साल की उम्र में एक दूसरे आदमी को अपने पेशाब की थैली पकड़ाकर 30 साल की लड़की से, अपनी मोबिली बेटी से शादी करने गए थे, तो अन्ना दुरई ने उनसे, पेरियार लालू यादव की तरह राबड़ी यादव तैयार कर रहे थे। अन्ना दुरई को लग रहा था कि इसके बाद द्रविड़ कशगम का खेल मेरे पास आएगा, उन्होंने छूट के अलग डीएमके बना ली। तो लेकिन आज वो देखिए स्टालिन कहते हैं कि पेरियार पेरियार कर रहे हैं। तो एक नैरेटिव में बड़ा दम है सर। आप राहुल गांधी, लेकिन एक बात याद रखें कि नैरेटिव जो है वो भी काट की हांडी की तरह है, वो बार बार नहीं चढ़ता। और जिस घटना का उल्लेख अभी अनुपम जी कर रहे थे, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी स्मृतियां आ जाएं। जब राजीव गांधी ने एयरपोर्ट से ही छीन ली थी कर्नाटक के सीएम की कुर्सी, ये वीरेंद्र पाटिल थे जिनको उन्होंने एयरपोर्ट पर उतर करके बुरी तरह झिड़क दिया था, डांट और दिया था। और राजीव गांधी किसी पद पे नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस महासचिव थे। यस। और लिंगायत समुदाय को ताल्लुक रखते थे और उसके बाद लिंगायत ऐसा रूठा कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस का बरसों तक वहां पर नाम लेवा पानी देवा नहीं रहा, बिल्कुल किनारे लग गई थी। तो ये बिल्कुल सही सही घटना है, आप थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं साहब। केजरीवाल की जगह आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई है साहब। तो क्या इससे
सारे पाप धुल जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के जितने आरोप लगे थे पब्लिक सब भूल जाएगी कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। ये 5 साढ़े 5 महीने जेल में रह करके आए हैं, जमानत पर बाहर हैं, सब भूल जाएंगे लोग। देखिए, पहली बात तो है कि आतिशी मारलेना का चुनाव सिर्फ इस कारण से हुआ है कि वो पूरे लीडर्स की लाइन में सबसे कमजोर कड़ी, सबसे कमजोर। हमको भूलना नहीं चाहिए कि आम आदमी पार्टी 11 साल सत्ता में, लेकिन आतिशी मारलेना पिछले साल मंत्री बनी है जब जी हाँ, सत्येंद्र 1.5 साल जैन से उसके, ही है। हाँ, और जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया दोनों जेल चले गए, तो ये सबसे कमजोर कड़ी। केजरीवाल को यह भी मालूम था कि आतिशी मारलेना के माता पिता का अफजल गुरु के लिहाज से जो वामपंथी बैकग्राउंड है, वो आतिशी की कमजोरी और बन जाएगा। आपने देखा स्वाति मालीवाल ने हमला भी कर दिया। तो आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि अच्छा, और नेता वो ठेंगे भर की भी नहीं है। आपने देखा कि वो लोकसभा चुनाव पिछला लड़ी थी तो 4.25 लाख वोट से हारी थी गौतम गंभीर से, और जी लोग हाँ। दूसरे नंबर पे भी नहीं, तीसरे नंबर पे आई थी। तो वो धेले भर की नेता नहीं है, सबसे कमजोर कड़ी है, बैकग्राउंड गड़बड़ है, मार्क्स और लेनिन को मिला के अपना नाम लेके आई है। तो ऐसे में उनको मालूम था कि मुझे सबसे कमजोर कड़ी चाहिए। जैसे किसी जमाने में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को ढूंढा था, उन्हें लगा साहब बड़ी कमजोर कड़ी है, लेकिन कमजोर कड़ी पावरफुल हो गई, ताकतवर हो गई। इसी तरह इन्होंने अपनी समझ में आतिशी मारलेना को ढूंढा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने सर नोटिस किया कि इस बार जब से केजरीवाल जेल से निकल के आए हैं, वो बातें नहीं कर रहे हैं जो वो जेल से निकल के करते थे। मोदी ने मुझे फंसा दिया, केस झूठा है, ऐसा वैसा। क्यों, तो मोदी का नाम भी नहीं ले रहे हैं सर, वो तो मोदी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। और वो तो इस बार आपको कुछ ज्यादा सॉफ्ट पेडल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो सारा एग्रेशन सिरे से गायब है, सिरे से गायब है। हाँ, तो सारा एग्रेशन एकदम सिरे से गायब नजर आ रहा है। और सही पीछे तो, और जिस शीश महल के लिए भ्रष्टाचार और नियमों की सबकी बलि चढ़ा दी केजरीवाल ने, बच्चों की कसम खा के झूठ बोल दिया, उस शीश महल जिसमें उनकी आत्मा का निवास है, अगर आज वो शीश महल को छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, केजरीवाल भयभीत है। 5 महीने बाद आने वाले चुनाव से भयभीत। बिल्कुल सही है। और चलते चलते जरा दर्शकों से कुछ रोचक चित्र साझा करता हूँ। एक चित्र जो आपने देखा और उसको लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ आग लगी और फिर किस तरह शांत हुई, अभी शांत हुई भी नहीं है। इसके बाद एक और चित्र हमारे और आपके सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीप ज्योति, जो उनके घर की नन्ही मेहमान है, नवजात है, उनकी गाय की बछिया, उससे लाड़ दुलार करते हुए दिखाई दिए, बहुत ही भावनात्मक तरीके से। और एक और चित्र मैं आपको साझा कर रहा हूँ, ये कल आया था योगी आदित्यनाथ का। वो भी जो बछियां हैं उनको गुड़ खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो चित्र, योगी की अपनी गायों के साथ अक्सर फोटो वीडियो आता रहता है। योगी तो जी पहुंचते हैं और गायों को नाम लेके पुकारते हैं और सब दौड़ी चली आती है। जी जी जी। तो ये जो चित्र इधर जारी हुए हैं साहब, इस पर कोई टिप्पणी, कोई कोई मैसेज? देखिए, इन जो चित्र अभी जारी हुए हैं, इनका ना कोई चुनावी मतलब है, ना इनका कोई प्रशासनिक मतलब है। कुछ चीजें बस यूं ही जलते हुए रॉकेट छोड़े जाते हैं बर्नॉल का रेट बढ़ाने के लिए। तो ये वही वही रॉकेट्स हैं। और आपने अखिलेश यादव का बयान देखा, जिसमें वो कहते हैं मेरी शक्ल देख लो और योगी की शक्ल देख लो और बताओ माफिया कौन लगता है। बहुतों की चूलें हिली पड़ी हैं, बहुतों अगर के। अगर 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 बयान का स्तर ये आ जाए तो फिर आप समझ लेना। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।